कन्वर्जेंट के तीनों मॉडल हो गए थे। कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल ओशियानिक, ओशियानिक ओशियानिक। ओके हो गया। ओके जी। उसके बाद है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस के दो मॉडल्स हैं कि जब कोई कॉन्टिनेंट टूटता है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, यानी कि एक दूसरे से दूर जाती हैं जब प्लेटें, डिटैच होके डाइवर्ज होती हैं, रिफ्ट होती हैं, एक दूसरे से दूर दूर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलहदा हुई थी तो क्या प्रोसीजर था। इसी तरह से जब सऊदी अरेबिया अफ्रीका से अलग हुआ तो क्या प्रोसीजर था, और अभी अफ्रीका टूट के अलहदा हो रहा है तो उसका क्या प्रोसीजर है। और इसी तरह से दूसरा मॉडल हम स्टडी करेंगे कि ओशियानिक प्लेट जब टूटती है तो और एक दूसरे से दूर जाना शुरू करती है, उसका क्या प्रोसीजर होता है। कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस। ऑपोजिट साइड पे अब फोर्सेस अप्लाई होंगी। जब इस तरह से प्लेट के ऊपर, सपोज ये अभी का अफ्रीका है और इस वक्त इसकी कंडीशन, जब ये स्ट्रेच लगता है तो सेंटर से सिचुएशन कुछ इस तरह की हो जाती है। यानी कि एक पहले दरार या एक वी शेप्ड वैली जनरेट होती है, एक खाई बनती है। इस वैली को, ये अभी अफ्रीका में बन चुकी है। ठीक हो गया जी। हाँ जी। मार्कर टू लाइट। ओके। ये जो वैली या खाई डेवलप होती है इसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। ये पहला स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1। अब पहले रिफ्ट वैली जनरेट होगी। रिफ्ट वैली जनरेट होने के बाद अभी अफ्रीका में ये सिचुएशन डेवलप हो चुकी है। अब अफ्रीका की साइडों पे पानी कौन कौन सा है। इंडियन ओशन है, अटलांटिक ओशन है, ठीक है जी। अच्छा, और नीचे एंटार्क्टिक है, ठीक है जी, उस तरह से भी पानी आ सकता है। अफ्रीका जब टूटेगा तो मोस्ट प्रोबेबली इंडियन ओशन का पानी इस खाई के अंदर है, एक नई वाटर बॉडी जनरेट होगी। दूसरा स्टेप क्या होगा, न्यू वाटर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, जब सऊदी अरेबिया अलहदा हुआ था तो सऊदी अरेबिया अलहदा जब हुआ है, ये अरेबियन पैनिनसुला अफ्रीका से, तो दरमियान में रेड सी एक न्यू वाटर बॉडी है इस वक्त। पहले रिफ्ट वैली जनरेट हुई होगी, खाई बनी होगी, फिर जब वो इस तरह के वो ओशन तक पहुंची होगी तो उसमें पानी आ गया होगा, इंट्रूजन हुई होगी वाटर की। सिमिलरली जब अफ्रीका टूटेगा तो दूसरा स्टेप ही होगा। अब इससे आगे क्या होगा, इससे अगला स्टेप ये होगा कि ये जो नीचे सरफेस है आहिस्ता आहिस्ता ये भी ब्रेक होगी और नीचे से लावा आके इसको फिल करना शुरू कर देगा, और ये दूर होगी और लावा आएगा, यानी वेल्डिंग नीचे से होती जाएगी। जब ये काफी दूर हो जाएगा एक दूसरे से
तो दरमियान में जो फ्लोर होगा अब वो कॉन्टिनेंटल फ्लोर नहीं रह जाएगा, इसके ऊपर पानी आ चुका होगा और नीचे ओशियानिक फ्लोर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तीसरा स्टेप क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ ओशियानिक फ्लोर। ठीक हो गया जी। इसकी डिटेल्ड एग्जांपल देखिएगा जरा। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स सेपरेट होती है सेंटर से पहले और खाई डेवलप होती है, फिर इसके अंदर पानी आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दूर जाना शुरू करती है और दूर हटती है। तो सेंटर में अब क्या है? सी ओपन हो रहा है, वाटर बॉडी ओपन हो रही है और क्या हो रहा है? इधर नीचे ओशियानिक फ्लोर बनता जा रहा है। ठीक हो गया? सिमिलर टू द फेमस द फ्लोर इज लावा। जी बिल्कुल अमीर हमजा। तो इधर क्या होगा? नया ओशियानिक फ्लोर। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये इंडियन प्लेट कहां पे आ चुकी हुई है? ये इंडियन प्लेट जाके टच कर गई हुई है ऊपर यूरेशियन प्लेट के साथ, जहां पे ये कोलिजन हुआ है। तो सेंटर में अब सारा इंडियन ओशन है, तो उसके नीचे जो फ्लोर है दैट इज ओशियानिक फ्लोर। ठीक है जी। सो ये स्टेप्स होंगे जब कोई कॉन्टिनेंट ब्रेक होता है। अफ्रीका अभी पहले स्टेप पे है। ठीक हो गया जी। सऊदी अरेबिया जब अलहदा हुआ, पहला स्टेप गुजर चुका है, वाटर बॉडी डेवलप हो चुकी है। ठीक है जी। अब वो सी है प्रॉपर खुलती जा रही, वाइडन होती जा रही। ठीक है जी। ये काम शुरू हो चुका हुआ है। जैसे जैसे ज्यादा दूर जाएगी ये बड़ा होता जाएगा, ओशियानिक फ्लोर नीचे से डेवलप होता जाएगा। इज इट ओके? इसको ड्रॉ करें। ड्रॉ कर लें तो बताएं, फिर आगे मूव करें। डिपेंड करता है कजलबाश के वो आगे जाके किस तरह की टेक्टोनिक, अगर कोई फर्दर उसमें टेक्टोनिक इन्वॉल्व होगी तो उस बेस पे वोल्केनिज्म जनरेट हो सकता है। लेकिन सेंटर से जैसे जैसे नया फ्लोर वो और स्ट्रेच होता जाएगा, खिंचता जाएगा, जो भी गैप डेवलप होगा उसको नीचे से लावा आके फिल करता जाएगा। डन हो गया जी। दाऊद अहमद इसके साथ इंटरनेट को भी ऐड कर लें। सर प्लीज रिपीट, लिंक पासवर्ड इज ऑन, probably requires convergence of oceanic plates। जी 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 बिल्कुल कजलबाश, यू आर राइट। ठीक हो गया। तो दाऊद इसमें अगर आप इंटरनेट को ऐड कर लें तो मोर देन इनफ। ओके जी। मैं बाद में फिर आपको आमना इसको रिपीट कर देता हूँ। अब अगला फिलहाल इसको टॉपिक को समझे। ओशियानिक डाइवर्जेंस किस तरह से होगी? ओशियानिक फ्लोर ओशियानिक फ्लोर जब सेंटर से टूटता है, ये बहुत थिन होती है, मतलब इसकी मैक्सिमम थिकनेस 10 किलोमीटर इस प्लेट की, और कॉन्टिनेंटल की 70 किलोमीटर तक होती है। इसलिए उसके ब्लॉक्स और वैलीज जनरेट होती हैं। यहाँ पे ये सीन नहीं जनरेट होता।
ये जैसे ही सेपरेट होती है नीचे से लावा आना शुरू कर देता है। एक काम, अब ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, नया फ्लोर सेंटर से जनरेट हो रहा है। अच्छा, अगर नया फ्लोर जनरेट हो रहा है तो आपने एक सवाल नहीं मुझसे पूछा कि सर पीछे भी जनरेट हो रहा था और वो ओशियानिक था, कॉन्टिनेंटल नहीं। ओशियानिक फ्लोर अगर जनरेट हो रहा है तो इस तरह तो ओशियानिक फ्लोर बहुत बढ़ जाना चाहिए था और ओवरऑल अर्थ जो है उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज कर देना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता वो आपको मैं अभी समझा। जैसे ही ये प्लेट मूव करती है तो किसी ना किसी कॉन्टिनेंट के साथ टकराती है। कोई भी कॉन्टिनेंट इसकी साइडों पे आएगा, यहां पे इसके एजेस के ऊपर क्या स्टार्ट हो जाएगा, इसके एजेस के ऊपर स्टार्ट हो जाता है कोलिजन। ये ओशन है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है कोई, ये भी कोई कॉन्टिनेंटल प्लेट हो सकती है। यानी सेंटर से जब डाइवर्जेंस हो रही होती है तो सेंटर में मुस्तकिल लावा निकल रहा होता है और एक छोटी सी जी साइडों से ये सिंक होना शुरू हो जाता है। यानी ओशन फ्लोर ही कंज्यूम होता है, वही नया बनता है और वही कंज्यूम हो रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, और वही अल्टीमेटली सम टाइम ऐसा होता है कि इट कम्स आउट ऑफ वाटर टेक्टोनिक्स की वजह से एंड अल्टीमेटली इट कम परमानेंटली इट कम्स आउट ऑफ वाटर और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉन्टिनेंटल फ्लोर के। ये टेक्टोनिक्स की आगे बड़ी डिटेल्स है, ठीक है, हमारे काम की भी नहीं। जो सेंटर में लावा आता है वो हर वक्त जितना ये साइड पे होगा उतना उसको गैप को फिल करता रहेगा। तो पैसिफिक ओशन सेंटर से टूटा हुआ है, ठीक है जी, और साइडों से कंज्यूम हो रहा है नॉर्थ साउथ अमेरिकन प्लेट्स के नीचे, यूरेशियन प्लेट के नीचे दोनों तरफ, और जिधर कंज्यूम होगा उधर वॉल्केनिज्म। ठीक हो गया, ये पीछे हमने पढ़ा। सो कंप्लीट मॉडल ये है कि ओशनिक फ्लोर जब सेंटर से डाइवर्ज होता है तो यहां पे बनती है मिड ओशियानिक रिज। रिज कहते हैं जिस तरह कोई रैंप होता है, कोई बैरियर होता है, कोई आपने स्पीड ब्रेकर देखा होगा, इस तरह की चीज है। रिज से मुराद होता है लो लाइंग माउंटेन या लो लाइंग क्लिफ, जिसकी हाइट ज्यादा ना हो, बिल्कुल बस एक उभार सा हो, उसको आप रिज बोलते हैं। सेंटर में ये लावा की वजह से एक उभार आता है, इलोंगेटेड केनाल होती है बहुत लंबी, 24/7 इसमें कहीं ना कहीं लावा फ्लोज होते रहते हैं। मिड पैसिफिक रिज इसकी एग्जांपल है, आप यूट्यूब पे देख भी सकते हैं। सो जहां पे ओशियानिक फ्लोर टूटेगा उसका सेंटर में मिड ओशियानिक रिज बनेगी, वहां से लावा निकलेगा, नया फ्लोर बनेगा और वो कहीं ना कहीं जाके कंज्यूम हो रही हो साइडों पे। सो इसलिए नेट वॉल्यूम सेम रहता है। इज इट ओके? अगर कहीं पे ओशियानिक फ्लोर बन रहा होता तो एट द सेम टाइम वो कहीं ना कहीं कंज्यूम भी हो रहा होता, ठीक है। नेट वॉल्यूम ऑफ अर्थ ओवरऑल सेम रहता है, वो वेरी नहीं करता। एक बात, और इसका डायग्नोस्टिक फीचर क्या है, मिड ओशियानिक रिजेस। आप इसको अगर गूगल करें तो आप इसकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं, इवन यूट्यूब पे आप इसकी वीडियोस भी देख सकते हैं। मिड पैसिफिक रिज लिखिएगा। पैसिफिक ओशन मैं रिपीट कर रहा हूं, सेंटर से टूटा हुआ है, ये पूरी एक लंबी दरार है, इधर भी कन्वर्ज हो रहा है, इधर भी कन्वर्ज हो रहा है और सेंटर से नया बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ओशन के अंदर जब आप कोस्टल एरिया से ऑनवर्ड इसके मिड की तरफ जाते हैं तो आपको नया फ्लोर मिलता है।
पुराना फ्लोर ओशन का किधर होता है? कोस्टल एरियाज के करीब। नया तो इधर बन रहा होता है। इज इट क्लियर? ड्रॉ करें इसको। Is it safe to say that you will find oceanic ridges towards the center? जी बिल्कुल बच्चे, अमीर हमजा, ये दुरुस्त है बात। ड्रॉ करके सिग्नल दें, जल्दी करें। बाकी लोग महानूर डन। ओके जी। इसके बाद है सायरा, आप किसी और से पिक्चर मंगवा लें। ग्रुप में कोई बंदा जिसने ड्रॉ किया वो पिक्चर शेयर कर दो भाई, साफ सुथरा जिसने ड्रॉ किया। ऊपर सारे मैसेजेस आ रहे थे डन 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 डन, तो इसलिए ठीक है जी, मैं कह देता हूँ किसी न किसी। वेलकम जी, वेलकम। ओके, ग्रुप में शेयर कर दें बच्चे, कुछ लोगों से ने भी ड्रॉ नहीं किया। अच्छा, उसके बाद तीसरा मॉडल है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म मॉडल। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज या ट्रांसफॉर्म मार्जिन्स, ये क्या चीज है? इसका एक ही मॉडल है, यानी स्लाइड पास करना, एक दूसरे के साथ रगड़ खा के गुजर। मसलन अगर एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, अगर ये इस तरफ जा रही है तो ये इस तरफ जा रही है। ठीक हो गया। ए और बी, अगर आप ए प्लेट पे खड़े हैं और बी को देख रहे हैं तो ये आपके लेफ्ट जा रही है। अगर आप बी पे खड़े हैं और ए को देख रहे हैं तो ये भी आपके लेफ्ट जा रही है। सो दो तरह की मूवमेंट हो, फर्क कोई नहीं पड़ता, बस डायरेक्शन को समझने के लिए। लेफ्ट लेटरल मूवमेंट हो सकती है, इसको स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट भी बोलते हैं। लेफ्ट लेटरल, आप वही लिखें, लेफ्ट लेटरल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। दूसरा मेथड क्या है? ये इधर जा रहा हूं, ये इधर जा रहा हूं। अब एक दूसरे के रेलेवेंट जरा गौर कीजिए। ए पे खड़े होके बी को देखो, राइट जा रहा है। बी पे खड़े होके ए को देखो, ये भी राइट जा रहा है। तो दूसरा है डायरेक्शन एक दूसरे के हिसाब से, उसको हम बोलते हैं राइट लेटरल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। इसके अंदर सिर्फ प्लेटें आपस में स्लाइड पास करके गुजरती हैं। पाकिस्तान के वेस्ट में प्लेट्स जो हैं वो स्लाइड करके गुजर रही हैं, अरेबियन और इंडियन। ठीक है जी। और उसका नाम हमने रखा हुआ, उस फॉल्ट का नाम है चमन फॉल्ट।
कोयटा से वेस्ट की तरफ 15-20 किलोमीटर आगे चमन का जो एरिया, इज दिस पार्ट ऑफ बोथ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस और इट इज सेपरेट इन द सेंस दैट द प्लेट्स नेवर रियली मीट? जी जी, ये सेपरेट है बच्चे। आगा फरहान अली कजलबाश, बच्चे फिर से समझे, मैं कह रहा हूं कि एक के लिहाज से दूसरी, विद रेफरेंस टू वन अदर जो है, दूसरी जो है वो या लेफ्ट जाएगी या राइट जाएगी। तो उसके हिसाब से ये वाली लेफ्ट है तो इसके हिसाब से वो वाली लेफ्ट है, ठीक है। तो उस लिहाज से हम दो मूवमेंट्स को डिफाइन कर लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कौन सी प्लेट किधर जा रही, ठीक है। अदरवाइज इसके जो इफेक्ट्स हैं वो सेम ही होते हैं, चाहे ये लेफ्ट हो या राइट। ओके, अब ये पता नहीं कौन सा है, लेफ्ट लेटरल है या राइट लेटरल है, आई एम नॉट श्योर, ठीक है जी। लेकिन ये डिसाइड बाकायदा डिक्लेयर्ड होते हैं, ठीक है जी। आप अगर चमन फॉल्ट लिखेंगे, गूगल करेंगे, तो उसके ऊपर वो बताएगा बाकायदा कि ये लेफ्ट लेटरल है या राइट लेटरल, ठीक है। आप लोग चेक कर लें, मेरी भी हेल्प कर, मैंने ये पढ़ा था लेकिन बच्चे मुझे अब याद नहीं, मैं गलत है, मैं कोट नहीं करवाना चाह रहा। चमन फॉल्ट पाकिस्तान के वेस्ट में मौजूद है और इस तरह के जो फॉल्ट्स होते हैं इनके रिजल्ट्स बड़े भयानक होते हैं। ये बहुत ज्यादा सिवियर अर्थक्वेक्स कॉज करते हैं। 1935 में 50,000 के करीब यहां पे डेथ्स हुई, अर्थक्वेक आया था इस फॉल्ट के अलावा। जी ठीक हो गया, थैंक यू बच्चे। चमन फॉल्ट इज लेफ्ट लेटरल फॉल्ट। अरे श्योर, तुक्का तो नहीं मार रहे हो ना? डैमेज होती है महक, बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती। चले, थैंक यू। अच्छा, इसी तरह से सैन एंड्रियस फॉल्ट मैक्सिको के करीब, दूसरी एग्जांपल, इस पे मूवी भी आई हुई है, सैन एंड्रियस फॉल्ट। अब ये भी देख लेना लेफ्ट है कि राइट है, ठीक है जी। सैन एंड्रियस फॉल्ट जो है दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है जी। यहां पे भी दो कूट प्लेट्स हैं वो आपस में रगड़ खा के गुजरे, बड़ा फेमस। जी ओके, हो गया, डन। बताएं भाई। अहमद शाह नहीं, सारे अर्थ को एक सिर्फ ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज की वजह से नहीं आते, जहां कोलिजन होता है, कन्वर्जेंस होती है, वहां पे भी अर्थक्वेक्स आते हैं, बड़े स्वीयर अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है जी। स्वीयर अर्थक्वेक्स या कोलिजन की वजह से आएगा या स्लाइड पाथ यानी ट्रांसफॉर्म की वजह से आएगा। जब डाइवर्जेंस होती है उस वक्त स्वीयर अर्थक्वेक्स नहीं आते, ठीक है जी। उस वक्त जो अर्थक्वेक्स आ रहे होते हैं वो बहुत माइल्ड होते हैं। सैन एंड्रियस फॉल्ट इज राइट लेटरल स्ट्रेचली फॉल्ट सर, ओके बच्चे। सो एक आपकी लेफ्ट की एग्जांपल होगी, लेफ्ट लेटरल, और एक राइट लेटरल। डन, नोट इट डाउन और मैं इसको रिमूव करूं। जल्दी करें। जी आगा कजलबाश, बच्चे जब इस तरह के फॉल्ट्स आते हैं तो उनके कुछ फीचर्स हैं,
वो अब जिन लोगों ने ज्योग्राफी या जियोलॉजी पढ़ी है वो अंडरस्टैंड कर सके। इसमें सरफेस के ऊपर ग्रूव्स आते हैं, ठीक है जी। यानी यूं समझो कि जिस तरह किसी चीज ने नाखून के साथ यूं खींचा हो और उसके ऊपर खराशें पड़ी हो, इस तरह से बड़े प्रोमिनेंट ग्रूव्स डेवलप होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मार्जिन एक्चुअली यहां पे लाए करता है, और उसको हम फिर ट्रेस आउट करते हैं। नंबर वन एक। दूसरा, हम जियोफिजिकल सर्वेस के थ्रू ट्रेस आउट करते हैं कि ये किधर किधर। अदरवाइज ऊपर सरफेस के जो हमें चीजें नजर आती हैं उसमें सिर्फ एक चीज ये होती है कि एक तो बहुत ज्यादा क्रशिंग होती है उस एरिया में, यानी रॉक्स बहुत ज्यादा शटर्ड होती हैं, और दूसरा जो प्लेन सर्फेसिस होती हैं इन कांटेक्ट, उनके अंदर ग्रूव्स डेवलप होते हैं, खराशें डेवलप होती हैं, खरोच जिस तरह होती है इस तरह के निशानात होते हैं। तो उससे हम ट्रेस आउट करते हैं कि फॉल्ट यहां से रन कर। जी जाहिदा, एक मिनट, मुझे जरा कजलबाश को बता लेने दें। Is it for identifying where divergence takes place? No, no. Is it? किसकी बात आप कर रहे हैं? So earthquakes result from all movement types? जी बिल्कुल तमाम। नहीं नहीं, ग्रूव्स इसके डाइवर्जेंस के नहीं, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स के, यानी ट्रांसफॉर्म मार्जिन के होते हैं। जी महक, सब के नतीजे में अर्थक्वेक्स आते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्म के नतीजे में और कन्वर्जेंस के नतीजे में सीवियर अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है जी। लेकिन डाइवर्जेंस के नतीजे में बहुत माइल्ड अर्थक्वेक्स आते हैं, एक बात। और दूसरी बात यह है कि ये क्लियर हो गया, गॉड डिस्टर्ब कैन एक्सप्लेन द कॉज ऑफ अर्थक्वेक अगेन। जायदा फरूक, ये क्लियर हो गया कि अर्थक्वेक्स वहां पे जहां प्लेटें मूव करेंगी वहां अर्थक्वेक्स आएंगे, एक बात। अब सवियर कहां पे आएंगे? जहां टकराएंगी या एक दूसरे से रगड़ खा के गुजरेंगी। लेकिन जहां पे एक दूसरे से दूर जा रही हैं, रिफ्ट हो रही हैं, डाइवर्जेंस हो रही है, वहां पे नॉर्मल अर्थक्वेक्स आएंगे, माइल्ड अर्थक्वेक्स आएंगे। ओके जी। और उसके बाद है हसन हसन अहमद। सर कैन यू प्लीज रिपीट लास्ट पॉइंट? बच्चे वो किसी ने पूछा था कि इसका कोई डायग्नोस्टिक फीचर होता है, ठीक है जी। तो मैंने उस पे बताया था कि जब जहां पे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स गुजरते हैं जमीन के अंदर, आप ऊपर चल रहे होते हैं फॉल्ट के, आपको नहीं पता होता नीचे क्या, ठीक है। तो उसके जो लोग इनकी स्टडीज करते हैं उनको इसका पता चलता है। और इसके फीचर्स में से मैंने दो तीन जो मुझे ही पता है मैं वो आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक मैंने बोला ग्रूविंग होगी, वहां पे ग्रूव्स आपको नजर आएंगे, खराशें नजर आएंगी रॉक्स के ऊपर बाकायदा, इस तरह जैसे कोई नई दीवार सीमेंट की होती है और उसके ऊपर बच्चे जिस तरह छड़ी से कोई निशान या लाइन डाल देते हैं, इस तरह लाइनें पड़ी। एक तो ग्रूविंग मिलती है आपको, दूसरा उस एरिया में रॉक्स बहुत ज्यादा शटर्ड होती है, क्रश्ड होती है, ठीक है। पता चलता है कि फोर्सेस यहाँ पे अप्लाइड है और वो इसके एजेस को तोड़ रही, ठीक है। उससे हम अंदाजा लगाते हैं। और तीसरा हमारे पास डायग्नोस्टिक फीचर होता है जियोफिजिकल सर्वेज, और उसके थ्रू हम सिस्मिक वेव्स जनरेट करवा के आर्टिफिशियली और उसके रिस्पॉन्सेज लेके हम देखते हैं कहाँ कहाँ वेव्स टूट रही हैं, तो दरारें किधर किधर हैं उसे हम मार्क करते हैं और उनको फिर मैप के ऊपर लेके आते हैं। सर इस टॉपिक पे क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा एग्जाम में? देखिए जी, इस पे सवाल आ सकता है, राइट नोट ऑन प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है जी। प्लेट टेक्टोनिक्स पे भी ओवरऑल नोट आ सकता है, कोई पता नहीं उसका चलता। सवाल ये 5 नंबर का बनता नहीं है इतना बड़ा, लेकिन किसी एक के ऊपर, कन्वर्जेंस पे या डाइवर्जेंस पे, किसी एक पे सवाल आ सकता जी। हसान अहमद, बिल्कुल। वहां पे ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, जहां जेब खान। क्लियर बच्चे? ओके का सिग्नल दिया करें। ओके जी।
हमारा अगला टॉपिक है जी रॉक्स। कोई एक मिनरल हो या एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, एक से ज्यादा कई मिनरल्स हो सकते हैं। मसलन हेलाइट यानी कि सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट जो आप यूज करते हैं, एक रॉक है, एक ही मिनरल है उसमें, लेकिन कई मिनरल्स हो सकती हैं रॉक्स के अंदर। मसलन क्वार्ट्ज हो सकता है, फेल्ड्स्पार हो सकता है, कैल्साइट हो सकता है, कई मिनरल्स का मजमूआ हो सकती है। सो डेफिनेशन इज अ मिनरल और एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, उसको हम रॉक बोलते हैं। रॉक सॉलिड होती है, ठीक है जी, लेकिन सॉलिड का हरगिज मतलब नहीं है कि वो कॉम्पैक्ट ही हो। सॉलिड से मुराद है वो भुरभुरी भी हो सकती है। कई रॉक्स हैं जो फ्राइबल होती हैं, भुरभुरी होती है, आप उनको हाथ में यूं पकड़ के इजीली उनको, भुरभुरी होती है मिट्टी की तरह, आप उसको स्क्रैच कर सकते हैं उसको। अच्छा, इसके अलावा लिक्विड नहीं होती, लिक्विड को आप रॉक नहीं बोलेंगे, गैसियस को आप रॉक नहीं बोलेंगे, सॉलिड स्टेट में होगी। और मिनरल्स का एग्रीगेट होगी या एक मिनरल होगी। तीन तरह की रॉक्स हैं जो बचपन से आप पढ़ रहे हैं। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इन तीनों का अगर आप उर्दू में तर्जमा करें तो इसको कहते हैं आतशी चट्टानें, आग से बनने वाली, बहुत हाई टेम्परेचर पर बनने वाली। इनको कहते हैं तहदार चट्टानें, यानी जिनकी लेयर्स होती हैं। मेटामॉर्फिक कहते हैं मुतगय्यर चट्टानें, यानी ऐसी चट्टानें जिनके अंदर तब्दीली आती है। इग्नाइट से निकला है, बहुत हाई टेम्परेचर पे बनने वाली जो रॉक्स हैं ये वो होती है। अच्छा, अब आपको मैं कुछ चीजें लिखवाऊंगा और आपने वो नोट डाउन करनी है ताकि आपको ये रॉक्स इजीली आपके भी नोट्स डेवलप हो जाए, ठीक है जी। तो पैराग्राफिकल फॉर्म में आप इनको पढ़ना शुरू करेंगे, बहुत सारी चीजें मिस कर जाएंगे। पहला पॉइंट ये है कि इग्नियस रॉक्स जो हैं, अब मैं बारी बारी सब पे जाऊं। Igneous rocks are formed, लिखेंगे, igneous rocks are formed by the solidification of magma within the surface of the earth or lava, or lava on the surface of the earth। यानी जहां वोल्केनिज्म होगा वहां पे ये रॉक्स बनेगी। लिख लिया। जब भी वोल्केनिज्म होता है तो सारे जो बाहर आ गया वो तो लावा है, तो बाहर आके जब वो जम जाए, सॉलिडिफाई हो जाए, तो उससे जो रॉक्स बनती हैं वो भी इग्नियस होती हैं। और वो नीचे भी जम सकता है, इधर भी, सरफेस के नीचे भी, वोल्केनो के नीचे, ठीक है जी।
मैग्मा जब तक वो सरफेस पे नहीं आएगा आप उसको मैग्मा बोलेंगे। अगर वो इधर सॉलिडिफाई हो जाए, सॉलिड फॉर्म अटेन करे, वो भी इग्नियस रॉक है। अच्छा, डेफिनेशन तो ये होगी। अब जो बाहर आके बनती है इग्नियस रॉक्स, उनको कहते हैं, अभी लिखना नहीं बस समझे, जो बाहर आके इग्नियस रॉक्स बनती हैं उनको कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और जो इधर बनती हैं उनको बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक हो गया जी। अच्छा, सो आप लिख सकते हैं कि इग्नियस रॉक्स आर ऑफ टू टाइप्स, intrusive igneous rocks and extrusive igneous rocks। जब लिख लिया करें ना तो ओके का मैसेज किया करें काइंडली, मुझे भी पता हो। igneous rocks are of two types। जी बच्चे, हैदराबाद। नंबर 1, intrusive igneous rocks and extrusive igneous rocks। ओके हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए जी, intrusive igneous rocks, intrusive जो नीचे बनती, intrusive igneous rocks are formed within the surface of the earth and have very slow rate of cooling। ये जल्दी कूल डाउन नहीं होती, बहुत स्लोली स्लोली इनका टेम्परेचर ड्रॉप होता है, एंड हैव वेरी स्लो रेट ऑफ कूलिंग which allows proper development of crystals। यानी कि जब स्लोली स्लोली जो आपका मैग्मा है, मोल्टन मटेरियल है, वो ठंडा होगा तो उसके अंदर जो क्रिस्टल्स बननी है उनको प्रॉपर डेवलप होने का टाइम मिल जाएगा। बड़ी बड़ी क्रिस्टल्स बनती है इसके अंदर, नेकेड आई से देखी जा सकती है, ग्लास जग के साइज की बड़ी बड़ी क्रिस्टल्स डेवलप होती। अच्छा, लेकिन whereas extrusive igneous rocks are formed on the surface of the earth and have very fast rate of cooling as compared to intrusive igneous rocks। Therefore, crystal development could not, as extrusive igneous rocks are formed on the surface of the earth and have very fast rate of cooling as compared to intrusive igneous rocks। Therefore, crystal size could not grow prominently। ओके हो गया।
अच्छा, इनके अंदर जो क्रिस्टल्स होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं और समटाइम्स तो उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ता है। अगला पॉइंट लिखिए। अब आप एक बात समझे, इग्नियस रॉक्स, लावा या मैग्मा जिसको आप बोलते हैं, अनम सलाहुद्दीन, अब तो मैं भी भूल जाता हूं, मैं फिल बदी आप लोगों को लिखवा रहा हूं। टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से होता है, जी बिल्कुल, ये टेक्टोनिक मूवमेंट्स के ही आगे नतीजे हैं, इसलिए वो पहले पढ़ा है। लास्ट सेंटेंस यही था कि जो एक्सट्रूसिव रॉक्स हैं दे कुड नॉट डेवलप बिगर क्रिस्टल्स, और उनका क्रिस्टल साइज छोटा होता है, किसी भी तरीके से इसको लिखें। ठीक हो गया? अच्छा जी, अच्छा, उसके बाद अब एक और चीज देखें। जब मांटल से मटेरियल ऊपर आएगा तो मांटल के अंदर तो कोई लाइफ नहीं है, कोई दरख्त नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई स्पीशीज नहीं है, वहां पे लाइफ है ही नहीं। तो लावा के अंदर ना कोई फॉसिल होगा, ना कोई ऑयल एंड गैस होगा। इतने टेम्परेचर पे तो ऑयल एंड गैस बचता ही नहीं। ठीक है जी। सो ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं होगा। इज इट ओके? सो मैं लिखवाता हूं, आप लोगों को खुद लिख के देता हूं। इग्नियस रॉक्स, स्पेलिंग अपने अपने भी, मेरे स्पेलिंग पे नहीं है, आज तक नहीं ठीक हो सकता। इग्नियस रॉक्स डू नॉट हैव ऑर्गेनिक कंटेंट, नो, लिखते जाए आप, नो ऑयल एंड गैस present in igneous rocks, no fossils are present in igneous rocks। कोई फॉसिल्स नहीं होंगे, जानवरों की हड्डियां शड्डियां ऐसा कुछ नहीं। ठीक हो गया जी? अच्छा, इग्नियस रॉक्स जब लावा ठंडा होता है तो उसके अंदर कोई पोर्स नहीं बचते, यानी इग्नियस रॉक्स के अंदर सुराख या पोर्स, ये स्पॉन्ज की तरह नहीं होती। ये अगली रॉक्स में से ये जो सेडिमेंट्री हैं ये स्पॉन्ज की तरह होती है। ठीक है, इधर नहीं होंगे। यार मार्क कर दीजिएगा। Igneous rocks are non-porous. Thank you, sir. Igneous rocks are non-porous. इनमें पोर्स नहीं होते। इसका मतलब है कि इनके अंदर पानी, गैस, ऑयल और इन चीजों का फ्लो करना पॉसिबल नहीं। इस पे पानी फेंको, कुछ भी फेंको, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, पोर्स ही नहीं होते इनके। ठीक हो गया? अच्छा, जब पोर्स नहीं है तो इसका मतलब परमेबिलिटी भी नहीं है। इग्नियस rocks are non-permeable.
परमेबिलिटी होती है किसी चीज में से फ्लूइड का पास करना। अच्छा जी, ये जैसे ही लावा आया वैसे ही जिधर जैसे पड़ा हुआ वहीं जम जाता है, कोई तरतीब नहीं होती, इनके अंदर कोई लेयरिंग नहीं होती। आगे आपको तरतीब मिलेगी रॉक्स के अंदर, यहां ऐसा कुछ नहीं। igneous rocks do not have layering. एक बड़ा स्पेसिफिक फीचर है, ये आगे आएगा। मेरे लिए तो यही इजी था हसन अहमद, बट लेकिन वो बार बार पूछते थे, वो रिपीट कर देंगे, उस पर मेरी स्पीड और स्लो हो गई थी। वो जो बोला होता है वो खुद भी नहीं बाज़ औक़ात याद रहता, तो वो डिस्टर्बेंस होती, इसलिए लिखना शुरू किया, वरना ये तो अजीब काम है, ये करने वाला काम थोड़ी। चले अब लिखते जाएं। अच्छा जी, इग्नियस रॉक्स डू नॉट हैव लेयरिंग, इनके अंदर कोई प्रॉपर डेवलप्ड लेयर्स या तहें नहीं होती जिस तरह सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर होती। ओके हो गया। अच्छा, इग्नियस रॉक्स बहुत, ये सबसे हार्ड रॉक्स होती, मोस्ट हार्ड रॉक्स। ओके, ठीक है, ये सबसे हार्ड रॉक्स हैं। थैंक यू बच्चे। चलो जी, स्पीड पकड़ लो फिर अब आप। ये सबसे हार्ड रॉक होती हैं। एक बात, इसका मतलब है कि ये बहुत ड्यूरेबल होती। अगला पॉइंट लिखें, मोस्ट ड्यूरेबल एंड हैव वेरी स्लो रेट ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग कहते हैं टूट फूट होना, वेयर एंड टियर। वेरी ड्यूरेबल एंड हैव वेरी स्लो रेट ऑफ वेदरिंग। डन। ओके, ढीठ रॉक्स होती, बिल्कुल दुरुस्त बात। स्लो रेट ऑफ वेदरिंग, अहमद अली, WEATHERING, WEATHERING। वेदरिंग कहते हैं चीजों का टूट फूट का शिकार होना, केमिकल्स के थ्रू, फिजिकल एजेंट्स के थ्रू यानी हवा और पानी के थ्रू, और इसी तरह से बायोलॉजिकल एजेंट्स के थ्रू। ठीक है जी, तो मुख्तलिफ तरीकों से पत्थर टूटते हैं। जिस तरह ताजमहल की वेदरिंग हो रही है, केमिकल वेदरिंग हो रही है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की वजह से उसका ये हाल। कोई हाल नहीं कजलबाश, मैंने पहले बोला था वो अपने अपने। A student's brain is non-porous in the morning as well। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे लिखें। इसके बाद है यार, इग्नियस के स्पेलिंग ऊपर तो ठीक है ना, अब नीचे जैसे भी चल रहे हैं उसको छोड़ दें। अच्छा जी, भाईजान अभी खत्म नहीं हुआ शजीहा, अभी तो चल रहा है। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, मैं एग्जांपल्स लिखवा के पैक करके इसको आगे मूव करूँ। वेदरिंग इसी का पॉइंट है। मैंने बोला है कि इनका वेदरिंग का, यानी चूंकि ये बहुत हार्ड होती हैं, इन पे पानी का असर, हवा का असर, केमिकल्स का असर बहुत कम होता है, और ये बहुत ड्यूरेबल होती हैं। ठीक है, मसलन घरों में आप एक चीज यूज करते हैं, काले रंग का पत्थर है, ग्रेनाइट बोलते हैं उसको, ग्रेनाइट जिसको अमूमन जुबान में आप कहते हैं। ग्रेनाइट टाइल्स आप घरों में लगवाते हैं, कहाँ लग रही होती है? किचन की शेल्फ पे लग रही होती है।
वहां पे हर तरह के केमिकल्स भी गिर रहे होते हैं, डिटर्जेंट से आप उसको साफ भी कर रहे होते हैं, और उसकी वारंटी उन्होंने दी होती है लाइफ टाइम, कि ना इस पे स्पॉट्स पड़ेंगे, ना इस पे धब्बे पड़ेंगे, ना ये किसी तेजाब या किसी डिटर्जेंट के गिरने से, ना इसके ऊपर ग्रूव्स आएंगे, ना ये खराब हो। वो इग्नियस रॉक है। ठीक हो गया, आगे चले। इग्नियस रॉक्स आर ऑफ मोस्टली डार्क कलर्स, इनके रंग बड़े पक्के होते हैं, डार्क कलर्स की होती है। नो वेदरिंग नहीं होती, बहुत स्लो होती है। आपकी लाइफ में तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फिर जाके इसको इफेक्ट पड़ता है, इतना स्लो रेट। ठीक हो गया। नो वेदरिंग कहना ज्यादती होगी, ऐसा नहीं। इतने 30 साल बाद घर पुराना हो जाता, वैसे तो 10 साल बाद कंस्ट्रक्शन पुरानी हो जाती। आप लोगों के साथ वैसे डिस्कस कर दूंगा किसी टाइम के, ये नए घर बनाना भी बहुत बड़ा एक लॉस का बिजनेस है अपने लिए, जिस जो लोग नए घर बनाते हैं, तो 10 साल बाद या 15 साल बाद जो घर है, जगह की बात नहीं कर रहा, वो अपनी वर्थ हाफ से नीचे गिरा चुका होता आफ्टर 15 ईयर्स। उतना ही किराया पड़ता है किसी अच्छी जगह। तो ये जो एक ड्रामा क्रिएट हुआ हुआ ना कि सारी दुनिया घर ही बनाए अपने, और ये वो बिजनेसमैन इससे निकल जाता है, वो इन खौफ, इस तरह के खौफ खत्म करके आगे मूव कर। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, इसको छोड़ो। अच्छा, डार्क कलर्स की होती हैं। इग्नियस रॉक्स आर रिच इन मेटल डिपॉजिट्स, इनके अंदर मेटल्स बहुत ज्यादा आती है, कॉपर आता है, गोल्ड आता है। ठीक है जी, मसलन ये सारा रेकोडिक सैंडक जो चागई डिस्ट्रिक्ट में है बलूचिस्तान में, जहां से आप कॉपर निकाल रहे हैं, ये सारे का सारा पुराना। रेकोडिक इज द नेम ऑफ एन एक्सटिंक्ट वोल्केनो। रेकोडिक एक डेड वोल्केनो का नाम। इतने बट मेंटल अप्रोच का मसला है कि अपना घर होना चाहिए। जी जी, बस वो मेंटल अप्रोच बेसिकली बनाई इस तरह से गई। हमारे यहाँ इनसिक्योरिटीज बहुत है बच्चे। एक इंसान कुछ जिंदगी में अपना पैशन नहीं पाल सकता यहाँ पे, वो सिर्फ अपनी इस सोसाइटी की सो कॉल्ड इनबिल्ट जो नीड्स है उनको पूरा करके दुनिया से चला जाता है। आप इन्वेंट कुछ खाक करेंगे, पहले अपनी नौकरी बचाएंगे। आप जब पता होगा कि रियासत आपकी जिंदगी, आपके घर, आपके खाना पीना, एजुकेशन और बच्चों की भी जिम्मेदारी उठा रही है, इंसान फ्री ऑफ माइंड होगा, चीजों में इंटरेस्ट लेगा और कुछ इन्वेंट करेगा। यहाँ पे वो काम ही नहीं है। यहाँ पे हर बंदा नौकरी बचाने के चक्कर है कि मेरे घर का चूल्हा बनना हो जाए। इन्वेंशन तो दूर की बात है, ये तो डिस्कवर कुछ नहीं कर सकते। गजलबाज कह रहा है सर हम इग्नियस हैं, फुल हीट है। नौकरी के लाले पड़े हैं तभी तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त बात, कोई शक नहीं। मैं ये नहीं कहता सोसाइटी का ही सारा कसूर है। गवर्नमेंट्स अपनी जिम्मेदारी ओन नहीं करनी चाहिए। अगर इंसान को पता हो कि मैं बेघर होऊंगा तो मुझे शेल्टर मिलेगा, रोटी कपड़ा और मकान, वही मसला है। वो सिर्फ नारे ना लगाए, देंगे पब्लिक को। अगर आपको लगता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है तो पॉलिसीज बना के चेक रखें उसके ऊपर, पॉपुलेशन कंट्रोल करें। ठीक है जी। ना हमने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कोई लेजिस्लेशन करनी है, अल्लाह तो अक्ल चल ही जा। मेट्रोपॉलिटन से मेट्रोपोलिस हो गया, बहुत बड़ा शहर कराची बन गया। अब उसका गंद साफ करना पाकिस्तान का सबसे बड़ा टास्क बना हुआ है इस वक्त। तो जब बन रहा था उस वक्त आप कहा था? आपको नहीं पता अर्बन प्लानिंग क्या चीज है? क्या ये कोई मतलब स्कूल कॉलेज है? आप गवर्नमेंट है, आपके डिपार्टमेंट सोए हुए थे कि किस तरीके से ये सारा कुछ, आपको कोई पता नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला। इसका मतलब है आप अभी भी हमारे साथ यही कर रहे हैं कि हमारे साथ आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। वाटर क्राइसिस के ऊपर भी यही हो रहा है हमारे साथ।
आने वाले दिनों में गवर्नमेंट सिर्फ अपना टेन्योर पूरा करके गुजर रही है और पैथेटिक किस्म की गुफ्तगू घर के टीवी के ऊपर आके, सॉरी टू से, हाश हो रहा, चले जाते हैं, अपनी अपनी डुगडुगी बजा के सारे जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चे। अच्छा जी, मेटल डिपॉजिट्स आते हैं इनके अंदर। मैंने कहा पाकिस्तान के वेस्ट में जो मेटल डिपॉजिट्स हैं कॉपर के और गोल्ड के, ये सारे इग्नियस हैं, ये भी लिख लीजिएगा। रेकोडेक दुनिया की दूसरी बड़ी कॉपर माइन है, पहली बड़ी चिली में है, एस्केंडीडा नाम है उसका, ठीक है जी। तो चिली के अंदर भी इग्नियस डिपॉजिट्स हैं, ये सारे के सारे इग्नियस रॉक्स आई हुई हैं, लावा फ्लोज है, ठीक है जी, और वहां पे ये सारी मेटल्स पाए रही। सो इग्नियस रॉक्स के अंदर तेल नहीं होता, गैस नहीं होती, फॉसिल्स नहीं होते। इग्नियस रॉक्स के अंदर बाकी मिनरल्स, जिस तरह से सीमेंट बनाने के लिए जिस तरह लाइमस्टोन आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है, ऐसा कुछ नहीं वहां से मिलता। इग्नियस रॉक्स का जो मेन इकोनॉमिक पर्पस है वो है मेटल्स, यानी माइनिंग, मेटल्स निकलती हैं इसमें से, और दूसरे नंबर पे इनको बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये रोड्स के ऊपर जितना पत्थर पड़ता है, दरियाओं के किनारों को पक्का करने के लिए, पेव करने के लिए, उनके लिए पत्थर जितना इस्तेमाल होता है, इग्नियस पत्थर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो पानी से जल्दी टूट फूट का शिकार नहीं होता। जो यानी कि ड्यूरेबल किस्म की टाइल्स हैं, वो सबसे अच्छी टाइल ग्रेनाइट टाइल समझी जाती है, ठीक है जी। सो बिल्डिंग मटेरियल और माइनिंग फॉर मेटल एक्सट्रैक्शन, ये काम होता है, ये लिख लें पॉइंट। यानी igneous rocks are rich in metal deposits. अगला पॉइंट, igneous rocks are used as building material. अगला पॉइंट लिखें, igneous rocks पाकिस्तान के अंदर in the west of बलोचिस्तान, सरगोदा में किराना हिल्स, किराना की पहाड़ियां, ये भी सारे वोल्केनिक, किराना हिल्स, किराना के क्रशर लगे हुए हैं, क्रश करके मटेरियल को वो जगह जगह पूरे पाकिस्तान में सप्लाई देते हैं, बजरी की और बाकी चीजों, पत्थर की, बिल्डिंग मटेरियल के लिए। अच्छा जी, KIRANA, टिराना नहीं, किराना, KIRANA, किराना हिल्स इन सरगोदा एंड इन वेस्ट ऑफ बलोचिस्तान। प्रॉपर नाम लिखना है तो लिख लो, चागई मैग्मेटिक आर्क बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? चागई मैग्मेटिक आर्क। एग्जाम्पल्स, इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो लिखना शुरू करें। ग्रेनाइट, बेसॉल्ट, गैब्रू, डायोराइट, एंडेसाइट, रायोलाइट, डिफरेंट नेम है, 6 लिखवा दिए, कोई 3 याद रख लें।
ओके हो गया? लिख लिए हैं तो जल्दी बोले। ओके। अब आएंगी सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर। पहले कुछ समझें, बाद में ड्रॉ कीजिए। माउंटेनियस रीजन्स से प्लेन एरियाज और प्लेन एरियाज से अल्टीमेटली ओशन। माउंटेनियस रीजन्स से जब पत्थर टूटते हैं पानी की वजह से, सर्दी और गर्मी की वजह से, जब बर्फ बनती है, पानी फ्रीज होता है तो वो एक्सपैंड करती है और क्रैक्स को तोड़वाती है, तो ब्लॉक्स टूटते हैं। ठीक है जी। वो पानी के साथ लुढ़क के नीचे आते हैं दरियाओं के साथ। हिली एरियाज में आपको जो रिवर्स होते हैं उनके बॉटम में बड़ी बड़ी चट्टानें मिलती हैं। थोड़ा और आगे आए उनका साइज छोटा होता जाता है, और आगे आए तो सिर्फ गीटे रह जाते हैं गोल गोल। उससे आगे, जिनको पेबल्स आप बोलते हैं, उससे आगे मूव करें तो बजरी का साइज, ग्रेवल का साइज है। प्लेन एरियाज में आते आते सिर्फ रेत, मट्टी और भाल रह जाती है, सैंड, सिल्ट और क्ले। और ये फिर चलती है कोस्टल एरिया तक। और कोस्टल एरिया में जाके पहले सैंड डिपॉजिट होती है, फिर सिल्ट डिपॉजिट होती है, फिर क्ले डिपॉजिट होती है। जो बड़ा सेडिमेंट है सबसे, वो सैंड है। सिल्ट भल को कहते हैं, ये उससे छोटा है। सबसे फाइन पार्टिकल क्ले होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता डीप ओशन में जाके सेटल डाउन होती है। सी लेवल अगर वेरी करे, कभी सी लेवल आगे होता है, कभी पीछे होता है, यानी सी लेवल आजकल राइज चल रहा है। इस वक्त जो समुद्र का लेवल है वो ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज की तरफ आया हुआ है सी। तो मतलब ये है कि आपका अब सैंड यहां डिपॉजिट हो रही है, जहां पहले सैंड थी उसके ऊपर सिल्ट डिपॉजिट हो रही है, जहां सिल्ट थी उसके ऊपर क्ले डिपॉजिट हो रही है। यही सी अगर पीछे चला जाए, यानी सी लेवल फॉल अगर आ जाएगा आज से 1000 साल बाद, तो ये सिचुएशन हो जाएगी। तो जहां पहले अब आपका डेवलप हुआ था सैंड के ऊपर सिल्ट, अब उसके ऊपर फिर सैंड आना शुरू हो जाएगी, फिर सिल्ट आना शुरू हो जाएगी, फिर क्ले आना शुरू, यानी लेयर बाय लेयर। जैसे ही समंदर फ्लक्चुएट करेगा तो सैंड, सिल्ट, क्ले की आपको लेयर्स वेरीगेटेड मिलेंगी। इनको इसलिए तयदार चट्टानें बोलते हैं। सेडिमेंट का मतलब होता है जरा, पार्टिकल। ठीक है जी। सो रॉक्स के टूटने से भी सेडिमेंट्स डेवलप होते हैं। अब उन सेडिमेंट्स के साइजेस हैं। जो सबसे बड़ा साइज है उसको, अच्छा, सबसे छोटा है क्ले, फिर सिल्ट, फिर सैंड, फिर ग्रेवल, फिर पेबल, फिर कॉबल, और सबसे बड़ा साइज होता है जिस बोल्डर, बोल्डर जिसको आप चट्टाने। ये एक स्केल है साइज के लिहाज से, सेडिमेंट्स के साइज के लिहाज से। इनके आगे रेंजेस डिफरेंट डिसाइडेड होती है। इतने मिलीमीटर से बड़ा डाया होगा तो वो ये होगा, इतने मिलीमीटर से ऊपर होगा तो ये होगा। बहरहाल ये इसकी एक रेंज है। बोल्डर, कॉबल, पेबल, ग्रेवल ये इधर ही रह जाते हैं। प्लेन एरियाज में और सी तक ये एंड वाले 3 पहुंचते हैं। एक बात तो ये जहन में रखें। अब ये तीनों जब समंदर में जाके डिपॉजिट हो रहे होते हैं, जैसे दरियाओं में रेत आके डिपॉजिट होती है, आपने देखी है। ठीक है जी। नहरों के अंदर भल आती है, भल सफाई आपने होती देखी है। बहुत सारे लोग, इतने भी आप नए नहीं है, काफी पुराने बीच में लोग लगते हैं। ठीक है जी। तो नहरों की भल सफाई होती है, अब खैर नहीं होती। अब उन्होंने एक मेथड और अडॉप्ट किया हुआ है, उनका बॉटम नैरो करके उसकी स्पीड इंक्रीज कर दी, अब डेपोजिशन कम होती। अच्छा, डैम्स के अंदर आप सुनते हैं, पढ़ते हैं कि सिल्टेशन हो रही है, सेडिमेंटेशन हो रही है, डैम्स के अंदर डिपॉजिट हो रही है रेत।
अल्लाह अकबर। अब उसके डिपॉजिट होने की वजह से डैम्स जो है वो रेत और भल की वजह से भरते जा रहे हैं और उनकी कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है। अच्छा, ये आप अक्सर देखते हैं। सो इसका मतलब है कि पानी जिधर भी जाएगा अपने साथ ये चीजें फेंकता जाएगा, नीचे डिपॉजिट करता जाएगा, और अल्टीमेटली जो कैरी कर लेगा फिर वो समंदर तक ले जाएगा और फिर समंदर में जाके फेंकेगा, डिपॉजिट करेगा, सेटल डाउन होगा। जब ये सेटल डाउन हो रही होती है तो समंदर के अंदर मौजूद जो लाइफ है, झींगे, सीपियां, मछलियां, बाकी जो लाइफ है वो मरती भी है और मर के इस मिट्टी के अंदर डिपॉजिट होती है, इसी रेत में, इसी भल में, इसी मिट्टी के अंदर। वो भी ये उसका कब्रिस्तान, सेडिमेंट्री रॉक्स कब्रिस्तान है किनका? मैरीन लाइफ का। अच्छा, पीछे हमने बात की थी इग्नियस में कि उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं होता, इधर है। उधर हमने बात की थी उसमें फॉसिल्स नहीं होते, इसमें सॉफ्ट पार्ट जो है गोश्त वो तेल में कन्वर्ट हो जाता है, क्रूड ऑयल में, और जो हड्डियां हैं जानवरों की वो रॉक्स के अंदर एज इट इज प्रिजर्व हो जाती है, यानी इसमें फॉसिल्स होते हैं। ठीक है जी, इसमें ऑयल एंड गैस होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, सेडिमेंट्री रॉक्स जब रेत आके जुड़ेगी तो रेत के अंदर सुराख रह जाएंगे, मिट्टी के अंदर सुराख रह जाएंगे, फल के अंदर है। सो इसका मतलब है कि चाहे सुराख बड़े हों या छोटे हों, इसके अंदर पोरोसिटी होती है, पोर्स होते हैं। जब पोर्स होंगे तो इसका मतलब फ्लूइड्स यानी गैस या तेल इनके अंदर मूव कर सकता है। अगर वो मूव कर सकता है तो इसका मतलब ये परमिएबल भी होती है, सिर्फ पोरोसिटी नहीं है, परमेबिलिटी भी है। ठीक हो गया। अच्छा, यानी वो सारे पॉइंट्स जो आपने पीछे लिखे हैं उनके ऑपोजिट पॉइंट्स आगे डेवलप हो रहे हैं। अच्छा, एक तो ये है, इसमें भी इन रॉक्स को हम तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक तो ये है कि ये रॉक्स जो हैं, जो सेडिमेंट्स आए पहाड़ों से टूट के दरियाओं के साथ, एक तो वो आ गए, उनको हम बोलते हैं, वैसे जो सेडिमेंट सफर तय करके आता है उसको क्लास्टिक सेडिमेंट बोलते हैं, क्लास्ट, या इनको बोलते हैं फिजिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। दूसरा, अब यही रॉक्स जिस जगह पे बन रही होती हैं बच्चे, अगर ये ओशन है तो आगे ओशन में जाके ये खास हद तक जाते हैं ये सेडिमेंट्स, उससे आगे नहीं मूव करते। अब ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ क्या हो रहा है? अगर ये ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ रीफ डेवलप हो रहे हैं, कोरल रीफ्स, कोरल्स कॉलोनीज है उनकी। ठीक है जी। और वो साइडों पे डेवलप होते 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 क्या होगा, उनके हार्ड पार्ट्स बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, और जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं वो कन्वर्ट होते जाएंगे क्रूड ऑयल में आफ्टर मिलियन ईयर्स प्रोसेस। ये कोई एक दो दिन का काम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से सराउंड होता जा रहा है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से समुंदर के अंदर अगर किसी जगह पे जानवरों की इस तरह से कॉलोनीज है तो वो मरते भी हैं, डंप भी होते हैं। जब वो नीचे गिरेंगे डंप होते जाएंगे, नीचे गिर के डंप होते जाएंगे। तो ये जो सेडिमेंट आया है ये जानवर है। ठीक है जी। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये बायोलॉजिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स है। इसमें कोई दरिया कुछ नहीं लेके आया, कोई रॉक नहीं टूटी, कोई कुछ नहीं हुआ। समुद्र के अंदर जो लाइफ है, मैरीन जितने एनिमल्स हैं, जब वो मर के गिरते हैं तो उनके हार्ड पार्ट्स, हड्डियां जुड़ के रॉक बनाती, जिसको आप कैल्शियम कार्बोनेट की वो सारी की सारी बनी होती। उनके शेल्स जो होते हैं, झींगे, सीपियां, कोरल्स के, वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो ये जो रॉक डेवलप होती है इसको आप बोलते हैं लाइमस्टोन। जिस तरह देखें सैंड से बनेगा सैंडस्टोन, बड़ी फेमस ये सेडिमेंट्री रॉक है। सैंडस्टोन, सिल्ट स्टोन, क्ले स्टोन, और लाइम से बनने वाला, कैल्शियम कार्बोनेट से डेवलप होने वाली बायोलॉजिकली फॉर्म्ड जो रॉक्स होती हैं वो लाइमस्टोन। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद एक और मेथड होता है। बाजुकात होता यह है कि समुंदर का कोई हिस्सा मेन बॉडी ऑफ ओशन से
समंदर का कोई हिस्सा मेन बॉडी ऑफ ओशन से कट हो जाता है, अलहदा हो जाता है। जब वो अलहदा हो जाता है तो उसमें पानी कभी कभार जाता है या नहीं जाता, तो उसमें से पानी इवेपोरेट कर जाता है और पीछे उसके नीचे प्रेसिपिटेट करता है, सॉल्ट नीचे बैठता है। क्योड़ा की मिसाल आपके साथ। इसमें ना कोई लाइफ आई, ना कोई रॉक से टूटे हुए सेडिमेंट्स आए, ठीक है जी। ये सिंपल जो डिजॉल्व्ड केमिकल्स हैं समुद्र के अंदर, वो केमिकल्स प्रेसिपिटेट हो। फिजिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, बायोलॉजिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, chemically formed sedimentary rocks. Is it clear? यहां तक समझ आई है कि नहीं? फिर लिखना शुरू करते हैं। बस एक बंदे को ही आई। कजलबाश किधर है? जी नूरुल हुदा, ये सॉफ्ट रॉक्स। केमिकली फॉर्म्ड के अलावा, अच्छा, केमिकली फॉर्म्ड मैंने अर्ज किया कि जो डिफरेंट केमिकल्स, सॉल्ट्स वगैरह, जिप्सम वगैरह डिसॉल्व होता है पानी के अंदर, वो जब प्रेसिपिटेट करता है तो उसको हम केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। मसलन मैंने एग्जांपल दी आपको ख्योड़ा की। आप ख्योड़ा जाएं तो वहां पे आपको सिर्फ नमक ही नहीं मिलता, ठीक है जी, ख्योड़ा में आपको जिप्सम भी मिलता है, जिप्सम के डिपॉजिट्स भी मिलते हैं। सो डिफरेंट केमिकल्स प्रेसिपिटेट होते हैं। ये लेगून होता है, जो किसी भी ओशन से सेपरेट कोई लेक हो जाती है उसको लेगून बोलते हैं, ठीक है जी। किसी भी वजह से सेपरेट हो सकती है। मसलन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ रीफ डेवलप हो रही है, एक वक्त आएगा ये पानी की सतह तक डेवलप हो जाएगी। जब डेवलप हो जाएगा, अगर सी लेवल फॉल आ गया तो ये आउट ऑफ वाटर आ जाएगा सारा बैरियर, और ये अंदर सारे का सारा पानी इधर डिपॉजिट हो जाएगा, इधर पानी रह जाएगा। सी, ऑस्ट्रेलिया मेन सी से कट सकता है, सपोज मैं एक मिसाल दे रहा हूं। इसी तरह कई आइलैंड्स कट जाते हैं, ठीक है जी, लेगून्स बनते हैं, मेन बॉडी ऑफ ओशन से सेपरेटेड एरियाज डेवलप हो जाते हैं, ठीक है जी। तो इसके अंदर जो पानी वो आहिस्ता आहिस्ता इवेपोरेट कर जाएगा और यहाँ पे सॉल्ट एंड जिप्सम डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। प्लेट टेक्टोनिक हो सकती है, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से कोई प्लेट टूट के ऊपर आ सकती है, ठीक है जी, और उसकी वजह से, नहीं आपके ये काम का सर्कल नहीं, आप छोड़ दें इसको महक। और कौन सा सर्कल है इसकी बात कर रहे हैं? आप इसको छोड़ दें, आप ये बताएं इन तीनों की समझ आई कि नहीं? फिजिकली फॉर्म्ड यानी रिवर्स जो अपने साथ लेके आते हैं, बस ठीक है। लाइमस्टोन यानी बायोलॉजिकल लाइफ से बनने वाली रॉक्स। लेगून्स के अंदर यानी कि केमिकली बनने वाली रॉक्स। इज इट ओके? सॉल्ट, यार सॉल्ट इसकी एग्जांपल है, घंटे से बोल रहा हूं कि जैसे नमक डिपॉजिट हो जाता है, जिप्सम डिपॉजिट होता है, ठीक है जी। ख्योड़ा मिसाल दे रहा हूं। आपका नेट नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम? कि लिख दूं सॉल्ट? ओके हो गया? मे बी ब्लू लगून कोई इधर है,
डिफरेंट लेगून्स हैं वैसे तो दुनिया में, कोई इस तरह नाम नहीं है उनके, ये एक बहुत छोटा सा फीचर, लेकिन ये है कि इस तरह लेगून के नाम से यहाँ पे तो रेस्टोरेंट्स, कोई हाल नहीं। नूरुल हुदा फिजिकली से मुराद है कि ये जो रॉक्स हैं यहां से टूट के आने वाले सेडिमेंट, इसके अंदर रॉक्स के छोटे छोटे जो डेब्रीज होती हैं, रेत मट्टी बाल, वो है। ठीक है जी, इसके अंदर लाइफ आती है, बायोलॉजिकल रिमेन्स आते हैं, फॉसिल्स आते हैं, लेकिन वो कोई उसी से मिलके बनने वाली ये रॉक नहीं है। मेन कंटेंट जो है वो ये चीजें होती है, रेत मट्टी और बाल। ओके हो गया। नहीं जी, सी में होते हैं ये सारा कुछ बच्चे, फ्रेश वाटर्स में ये चीजें इस स्केल पे डेवलप नहीं होती कजलबाश। ओके हो गया। नूरुल हुदा, इज इट क्लियर? ओके, एक चीज और समझ लो, जब रॉक्स इस तरह से डेवलप हो रही होती हैं तो एक लेयर अगर बन गई है तो उसके ऊपर दूसरी लेयर डेवलप होना शुरू होती है। इसका टेक्सचर, कलर इससे और इससे मुख्तलिफ होगा, फिर एक और डेवलप होना शुरू होता है। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये आपने पूछा नहीं कि सर ये लूज सेडिमेंट्स हार्ड रॉक में कैसे कन्वर्ट हो जाते? दो प्रोसेसेस हैं, एक है कंपैक्शन। कंपैक्शन होती है जब ऊपर मटेरियल ऐड होता जाएगा, यानी आप सड़क पर मिट्टी डाल के ऊपर रोलर चला के और उससे भी कंपैक्शन का काम ले रहे होते हैं उसको हार्ड करने की। कंपैक्शन से हार्डनेस आती है। नंबर टू, सीमेंटेशन से आती है। सीमेंटेशन, सीमेंट यहाँ पे कौन सी चीज है? यहाँ पे मुराद, सीमेंट से मुराद है यहाँ पे मोस्टली रॉक्स कंपैक्शन से, और सीमेंट के तौर पे यहाँ पे काम कर रहे होते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी जानवरों के डिफरेंट माइक्रो लेवल पे भी छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे जो उनके शेल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट स्टिकिंग पार्ट्स रखता है। बादशाही मस्जिद की सारी ईंटें चूने से जुड़ी हुई हैं, लाइम से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, उस वक्त ये वाला सीमेंट नहीं उसमें लगा हुआ। सो ये इन सेडिमेंट्स को आपस में जोड़ता है। ये जो सारा प्रोसेस है रॉक्स की कंपैक्शन का या सीमेंटेशन का, जिससे वो हार्ड फॉर्म में आती है, इसको बोलते हैं लिथिफिकेशन। ठीक हो गया। सो लिथिफिकेशन का प्रोसेस होता है जिससे जो लूज सेडिमेंट्स हैं वो हार्ड फॉर्म अटेन करते हैं। अब लिखना शुरू करें। Sedimentary rocks are formed by the process of lithification। अगर तो लिख लिया है, सारा कुछ ऐड कर लिया तो मोर डन है। वही पॉइंट्स हैं ऑपोजिट। इनकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है, पूछते जाए मैं आपको बता देता हूं। मैं रिपीट करता हूं, आप लोग फिर खुद से उसको मैनेज कर लीजिए। सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं लिथिफिकेशन से बनती हैं फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्री रॉक्स
मैरीन एनवायरनमेंट में डेवलप होती है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं इनके अंदर पोर्स होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ये वो रॉक्स हैं जिनमें ऑयल एंड गैस होता है, और किसी किस्म की रॉक्स में ऑयल एंड गैस नहीं होता। सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इनकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है, ये सॉफ्ट होती हैं एज कंपेयर टू इग्नियस रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स पोरस होती हैं, इनके अंदर फ्लूइड मूव करता है, ऑयल एंड गैस को आप इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं, ठीक है जी, ये तीन तरह की हैं: फिजिकली फॉर्म्ड, बायोलॉजिकली फॉर्म्ड एंड केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स हो सकती हैं। इनके कलर्स लाइट होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज का एरिया, हिमालयाज रीजन यानी पाकिस्तान का नॉर्थ, पाकिस्तान में सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत ज्यादा है, ठीक है जी, सारा सॉल्ट रेंज और हिमालय सारा सेडिमेंट्री रॉक्स। अच्छा, सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं इनके अंदर आपको मेटल डिपॉजिट्स नहीं मिलते। सेडिमेंट्री रॉक्स की जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो ऑयल एंड गैस की एक्सट्रैक्शन है, कोल की एक्सट्रैक्शन है, कोयला भी मिलता है, ठीक है जी। इसके अलावा सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो सीमेंट बनाने के लिए लाइमस्टोन यूज होता है। पाकिस्तान की दूसरी बड़ी एक्सपोर्ट सीमेंट है। पाकिस्तान इज रिच इन लाइमस्टोन। ओके हो गया। बाकी इन रॉक्स को भी बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मुस्तफा इमरान, बच्चे तीन मैंने बताई हैं: फिजिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स एंड बायोलॉजिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। डन। एग्जाम्पल्स: सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सिल्टस्टोन, क्ले स्टोन। सिल्टस्टोन और क्ले स्टोन को कॉमनली शेल भी कहते हैं। शेल, SHALE। सो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और क्ले, सॉरी, सिल्टस्टोन और क्ले स्टोन को मैं कॉमन बोलूंगा शेल। सैंडस्टोन, शेल, लाइमस्टोन एंड सॉल्ट, ये इसकी एग्जांपल्स। ओके हो गया। ओके जी, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो अगली रॉक्स शुरू कर। जी, इनका रेट ऑफ वेदरिंग फास्ट होता है। अहमद अली। मुस्तफा, बनाना चाहो तो बेशक बना लो, ना भी बनाना चाहो तो ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझाने के लिए मैंने ड्रॉ की है। ओके। अच्छा जी, उसके बाद है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मुतगैयर चट्टानें। काफका वाली से मतलब?
फरहान, काफका क्या है? हाँ, मेटामॉर्फोसिस, जी बिल्कुल दुरुस्त है। मेटामॉर्फिज्म ये प्रोसेस है, ठीक है जी। तो मेटा मीन चेंज, मॉर्फ मीन शेप, यानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रॉक्स हैं, चाहे वो इग्नियस हो, चाहे वो सेडिमेंट्री हो, चाहे मेटामॉर्फिक ही हो, ठीक है जी, उनके ऊपर जब प्रेशर और टेम्परेचर बदलता है तो उन रॉक्स के अंदर तब्दीलियां आ जाती हैं, तो उनको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। यानी कि जिन रॉक्स के अंदर ऑलरेडी बनी हुई रॉक्स हैं लेकिन उनके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाए और वो तब्दील हो जाए, लाइमस्टोन, ठीक है जी, मार्बल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक हो गया। मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक है। जब एक्सट्रीम टेम्परेचर पड़ता है, एक्सट्रीम प्रेशर आता है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है मार्बल। केमिकल चेंजेस आती हैं उनके अंदर, क्रिस्टलोग्राफिक चेंजेस आती हैं, स्ट्रक्चर चेंज होता है, ठीक है जी, प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। इसी तरह से जो ग्रेनाइट है इग्नियस रॉक का, वो एक और रॉक बनती है, उसको ग्रेनाइट नाइस बोलते हैं। शेल जो है यानी मिट्टी से बनने वाली जो रॉक्स होती हैं, शेल सिल्ट स्टोन और क्ले स्टोन से बनती है। इस्लामाबाद जाओ, रेड कलर की जो मिट्टी है वो शेल है सारी के साथ, ठीक है जी, मरी शेल्स कहते हैं उसको। बहरहाल, अच्छा, शेल जब अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर आती है वो स्लेट में कन्वर्ट होती है। हजारा का रीजन, वहां पे आपको हजारा स्लेट्स मिलेंगे, हजारा रीजन में आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलेगी। अच्छा, सो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं सर, इज दिस इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट? जी जी, बिल्कुल, मैं ये भारत में ये लिखवा दूंगा आपको। सो मेटामॉर्फिक रॉक्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय metamorphism, yani process of change, by the metamorphism of already existing igneous, sedimentary and even metamorphic rocks. Metamorphic rocks further metamorphose हो सकती है। चेक करें, वीडियो स्टक हुई हुई है अभी। बैटरी तो नहीं चेंज होने वाली। अच्छा कजलबाश, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द मेटामॉर्फिज्म ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इग्नियस, सेडिमेंट्री और इवन मेटामॉर्फिक रॉक्स। यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स जो ऑलरेडी तब्दील हुई हैं वो फिर से तब्दील हो सकती है, ठीक हो गया जी। सो इज इट क्लियर नाउ? और तब्दील करने के दो ही पैरामीटर्स हैं, या प्रेशर बहुत ज्यादा पड़े या टेम्परेचर बढ़े या दोनों, ठीक हो गया। अच्छा, यानी बाय द चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड बाय द चेंज ऑफ प्रेशर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं उनके अंदर तब्दीलियां आती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ओके जी। अब एक और चीज नोट करें, मेटामॉर्फिज्म की कई किस्में होती हैं बच्चे। बरियल मेटामॉर्फिज्म होता है, मसलन कोई रॉक्स की लेयर्स हैं
जो सबसे नीचे वाली लेयर बरी हो जाती है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ऐड होता है और उसकी वजह से वो तब्दील होना शुरू हो जाती है। बरियल मेटामॉर्फिज्म होता है अगर कहीं पे वोल्केनिज्म हो और वोल्केनिज्म की सराउंडिंग में जो रॉक्स होती हैं इग्नियस और दूसरी, जब नीचे से लावा ऊपर आता है टेम्परेचर बढ़ता है, उसकी वजह से कांटेक्ट में जितनी रॉक्स आती हैं उनके अंदर तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। इसको कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। रीजनल मेटामॉर्फिज्म होता है, थर्मल मेटामॉर्फिज्म, कई टाइप्स हैं इसकी, वो आपने डिस्कस नहीं करनी। अगर किसी जगह पे कोई रॉक है और उसके ऊपर प्रेशर इस तरह से लग रहा है तो उसके अंदर पहले इस तरह होते हैं मिनरल्स होते हैं। जब प्रेशर आता है तो फिर यही सारे मिनरल्स, एक दफा वो रॉक पार्शली मेल्ट होती है और जब रीसॉलिडिफाई होती है तो ये सारे मिनरल्स अलाइन हो जाते हैं। अच्छा जी, सो एक बात तो ये, फिर इनके अंदर जो पोर्स मौजूद होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। एक बात और ध्यान में रखें, एक तो मिनरल्स की अलाइनमेंट हो जाती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर, नंबर वन। नंबर टू, इसके अंदर मौजूद जो पोर्स होते हैं वो जब मेल्ट होके रीसॉलिडिफाई होती हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर तो वो खत्म हो सकते हैं। इसके अंदर मौजूद ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है, ऑयल एंड गैस और ये सारा कुछ, वो बर्न हो जाता है, ओवर कुक्ड हो जाता है, वो खत्म हो सकता है। इसके अलावा फॉसिल्स वगैरह बर्न हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। सो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती है, पहले मैंने आपको इनकी डेफिनेशन बता दी है। दूसरा, मेटामॉर्फिक रॉक्स, अब इनके पॉइंट्स लिखे, मैं लिखवाता हूं। मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर जनाब, अल्लाह आपको भला करे, अलाइनमेंट ऑफ मिनरल्स, और इसको हम कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेजेस डेवलप होती है। So you're referring here to high pressure change that causes alignment of minerals. जी बिल्कुल, along with high temperatures, ये दोनों मिलकर ये सारा कुछ करवाते हैं। इनके अंदर जब पार्शली मेल्टिंग होती है और उसके बाद दोबारा से फ्रीज होती है, टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म आपका लेना देना नहीं है उससे, लिख लो। बरियल मेटामॉर्फिज्म, कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म, रीजनल मेटामॉर्फिज्म। ठीक हो गया जी, जरूरत नहीं है जो लिखवा रहा हूं इधर ध्यान करें, ये आपका काम का। ओके हो गया। अलाइनमेंट ऑफ मिनरल्स होती है जिससे क्लीवेजेस डेवलप होती है। क्लीवेज कहते हैं वो सरफेस जिसके अलोंग रॉक्स को इजीली तोड़ा जा सकता है। क्लीवेजेस आर डेवलप्ड along which rocks can be easily broken. रॉक्स को उन अलाइनमेंट्स के अलोंग इजीली तोड़ा जा सकता है। दूसरी तरफ से हथौड़े भी मारते रहोगे तो नहीं टूटेगी इतनी जल्दी। ठीक हो गया। अच्छा, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं, नो ऑयल एंड गैस, नो फॉसिल्स, नो पोरोसिटी,
ठीक हो गया। इस टेम्परेचर और प्रेशर के बढ़ने की वजह से इनके अंदर जेम स्टोन्स डेवलप होते हैं, जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, ज्वेलरी में इस्तेमाल होते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर रिच इन gemstones. More hard than sedimentary rocks, but less than igneous rocks. ठीक है, ड्यूरेबल है ये भी रॉक्स, मोर ड्यूरेबल than sedimentary rocks. बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। मार्बल बहुत इस्तेमाल होता है। Used as building material. और पाकिस्तान में हजारा रीजन, जीबी, गिलगित बल्तिस्तान रीजन, यहाँ पे आपको ये मिलती हैं। और भी हैं, लेकिन ये दो रीजन हैं फेमस। एग्जाम्पल्स, शेल कन्वर्ट होती है स्लेट में, लाइमस्टोन कन्वर्ट होता है मार्बल में, और ग्रेनाइट कन्वर्ट होता है ग्रेनाइट नाइस में। अच्छा म्यूट करें जरा। हेलो जी सर वाले
GNEISS, ग्रेनाइट नाइस, ये रॉक होती है इसका नाम। ठीक हो गया, ओके जी। अब मैं ब्रेक दे रहा हूँ जी, थक मैं भी बहुत गया हुआ हूँ, तो आप लोग भी ब्रेक ले लें, थोड़ी सी रेस्ट कर लें, चाय शाय पी लें, तो उसके बाद फिर हाजिर होते हैं। ठीक है, कितनी ब्रेक? ओके, 10 से 15 मिनट की ब्रेक है, वापस आए। ओके बच्चे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। चाय पड़ी हुई है, कुछ भी मंगवा लें, क्या कुछ बन सकता है? क्या कुछ है? क्या कुछ इनको केक केक ले आओ बेटा, चाय।